एक हार्ट पेशेंट की दिल की आवाज़, एक ऐसा पेशेंट जो 10 सालों से हाइपरटेंशन की गोलियों पे है, 20 सालों से डायबिटीज़ की दवाइयों पे है और कुछ समय से इंसुलिन पे, ऐसे पेशेंट की हार्ट की आवाज़, हार्ट साउंड, यू कैन कॉल इट एबनॉर्मल हार्ट साउंड। अब नॉर्मल हार्ट साउंड क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड क्या होता है, दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है? दोनों के बीच का फ़र्क अगर आपको पता चल जाए तो आपको क्लू मिल जाएगा हाउ टू कम आउट ऑफ हार्ट डिजीज़, हाउ टू कम आउट ऑफ हाइपरटेंशन और हाउ टू क्योर डायबिटीज़। ये समझने के लिए आपको नॉर्मल हार्ट साउंड को एक बार समझना होगा। नॉर्मल हार्ट साउंड आपको सुनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा, ये है डिजिटल स्टेथोस्कोप, और यानी कि ये स्टेथोस्कोप के थ्रू मैं इस स्टेथोस्कोप को डिजिटली ब्लूटूथ के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ, और यानी कि इसमें जो आवाज़ आएगी वो आपको भी इस वक्त साथ ही साथ सुनाई देगी। मेरे दिल की धड़कन, अभी जो आपने आवाज़ सुनी ये है नॉर्मल हार्ट साउंड। वो जो आवाज़ थी वो थी एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ये जो नॉर्मल हार्ट साउंड है इसमें आपने ध्यान दिया होगा तो आपने सुना होगा लब डब लब डब लब डब। वो जो हार्ट साउंड था उसमें भी था लब डब लब डब लब डब, लेकिन साथ में एक घिसने की आवाज़, एक रगड़ने की आवाज़। कैसे? ये जो आपने आवाज़ सुनी रगड़ने की, घिसने की, वो जो आवाज़ है, वो आवाज़ अगर आप एलिमिनेट कर पाएँ, उसको अगर आप एडिट कर पाएँ तो हार्ट डिजीज़ ख़त्म हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है, डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये कैसे करें, उसको समझने के लिए आपको एक सवाल का जवाब अंडरस्टैंड करना होगा। सवाल ये लब डब की आवाज़ आती कैसे है, ये आती कहाँ से है? एक्चुअली हमारे बॉडी में वॉल्व्स हैं, वो वॉल्व जब खुलते बंद होते हैं तो उसकी आवाज़ है। एक सवाल मेरा आपसे, हमारे बॉडी में कितने वॉल्व्स हैं? अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे 4 वॉल्व्स। हाँ, 4 वॉल्व हार्ट में हैं, लेकिन पूरे बॉडी में कितने हैं? ए 4 वॉल्व्स, बी लेस देन 100 वॉल्व्स, सी लेस देन 200 वॉल्व्स, डी मोर देन 250 वॉल्व्स। द राइट आंसर इज, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पूरे बॉडी में करीब 250 से भी ज़्यादा वॉल्व्स हैं, इंक्लूडिंग द 4 वॉल्व्स इन द हार्ट। और वो सारे वॉल्व्स बिखरे हुए हैं, अलग जगह फिट हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। हमारे ब्लड वेसल पाइप की तरह हैं, कुछ हैं जो बहुत बड़े अबाउट 2 सेंटीमीटर, कुछ है जो बहुत ही छोटे, लेकिन सारे ब्लड वेसल को एक के बाद एक लगा दें तो करीब 1 लाख किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी का 2.5 चक्कर के बराबर। और उन ब्लड वेसल के बीच में अलग अलग जगह पे फिट हैं वॉल्व्स। वो वॉल्व्स की मैकेनिज्म अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो बात सामने थोड़ी क्लियर हो जाएगी। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे इस एक्सपेरिमेंट पे गौर कीजिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉल्व and you understand the solution, how you can get cured of hypertension, of diabetes, of heart disease within few days. अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने, टू मेक यू अंडरस्टैंड what are valves and what are their functioning. अब आप ध्यान देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है ब्लड वेसल, और इसी तरह से पूरे बॉडी में ब्लड वेसल फैले हुए हैं। अब मैं अपने एक फिंगर से ब्लड वेसल के यहाँ पे मैं इसको अगर मैं ज़ोर से दबाऊँ तो ये ब्लड वेसल्स के ब्लड के फ्लो को मैं रोक रहा हूँ, और जो ब्लड इसमें भरा हुआ है उसको मैं अपने थंब से पुश कर रहा हूँ। मैंने इसको पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद अगर मैं थंब हटा लेता हूँ तो ये ब्लड वापस नहीं आया,
ये ब्लड वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्व है, वो वॉल्व रोक रहा है ब्लड को वापस आने से। इसका मतलब वो वॉल्व अपना काम ठीक से कर रहा है। सो अब मैंने यहाँ से ये हटा दिया, अब धीरे धीरे ब्लड यहाँ से दोबारा, आप देखेंगे दोबारा से ये फ्लो होने लगा। दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वॉल्व। लेकिन कुछ पेशेंट्स में, कुछ केसेस में वॉल्व अपना काम ठीक से नहीं करती, यानी कि वॉल्व ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से रोक नहीं पाती ठीक से, जिसे कहते हैं वॉल्व रीगर्जिटेशन। और ऐसे में आती है सारी परेशानियां। इसको ज़रा समझें। हमारा जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन फ्लो होता है, जिसमें शुगर फ्लो होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्लो होता है, कैल्शियम फ्लो होता है, मिनरल्स एंड विटामिन फ्लो होते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्लो होते हैं, इम्यूनिटी फ्लो होती है, पूरे हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और कुछ लोगों के केस में उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, यानी कि ब्लड वेसल में, कहीं कहीं गड्ढे होने लगते हैं, और जिसकी वजह से शुगर का फ्लो ब्लड में ठीक से नहीं हो पाता, शुगर ब्लड में ही ठहरा रहता है। और तब अगर वो ब्लड आप लेते हैं, ग्लूकोमीटर में डालते हैं, तो हाई ब्लड शुगर दिखाता है। या फिर कुछ केसेस में वो गड्ढों में कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, कैल्शियम जम जाता है, जो ब्लॉकेज बन जाता है। और ब्लॉकेज बनने से ये जो ब्लड वेसल की जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेस डायमीटर मीन्स मोर प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ इन गड्ढों को ठीक नहीं करता, उन ब्लॉकेज को नहीं छेड़ता। वो दवाइयाँ क्या करती हैं, आपकी हार्ट को कमज़ोर कर देता है ताकि प्रेशर कम हो ब्लड का। यानी कि वो एक प्रॉब्लम और जोड़ देता है। वो ब्लॉकेज को तो ठीक करता ही नहीं है, ऊपर से आपकी हार्ट को कमज़ोर कर देता है। सिमिलरली ब्लड शुगर की जो दवाइयाँ आप लेते हैं, वो क्या करता है, शुगर को ब्लड से निकाल के कहीं और छुपा देता है, हार्ट में छुपा देता है, किडनी में डाल देता है, आंखों के पीछे छुपा देता है। और जहाँ भी वो छुपाता है वो वाला ऑर्गन धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए वो पेशेंट जो हाई ब्लड शुगर के पेशेंट है, जो डायबिटीज़ की गोलियाँ कई कई साल तक लेते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उनका किडनी फेल होने लगता है, उनके एम्पुटेशन होना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट सड़ जाता है, सड़ने लगता है। यूँ मानो कि आपका घर है और आप झाड़ू लगा रहे हैं, और जो कचरा है वो डस्टबिन में ना डाल के, उसको बाहर ना फेंक के, आपने उसको बेड के नीचे छुपा दिया, आपने उसको अलमीरा के अंदर छुपा दिया। कुछ समय के लिए वो घर बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा, लेकिन उसके बाद बदबू आने लगेगी, सड़न आने लगेगी। आप ऐसे घर में रह नहीं पाएंगे। आपका बॉडी भी एक घर है। ये जो ब्लड वेसल है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और कुछ लोगों के केस में उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बीच में कई कई जगह पे गड्ढे 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 होने लगते हैं, जैसे हमारे पूरे देश में सड़कों पर गड्ढे हैं। और अगर वो गड्ढों का मेंटेनेंस हो जाए, अगर वो रिपेयर हो पाए, तो आप हार्ट डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं, या डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। और वो जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है वो भी फिर गायब हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गड्ढों को भरने के लिए? अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं आई जो कि उन गड्ढों को भरे। लेकिन हाँ, कुदरत ने आपके बॉडी में एक ऐसी ताकत दी है जिससे आपका बॉडी खुद ही एक तरह का गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे आप बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और वो गैस जब एक लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो वो ब्लड वेसल की मेंटेनेंस करने लगता है। सो दैट इज़ नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। सो वो जो गैस है जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग, जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर, उसी में प्रोड्यूस होता है, जिससे वो गड्ढे भरने लगते हैं, वो ब्लॉकेज खत्म होने लगते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्मूथ होने लगता है, और जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगती है, आपका हार्ट ठीक से काम करता है, और एकदम से आप ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं, अगर आपका बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ा दे। अब सवाल यह है कि हम क्या करें कि हमारी बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसके लिए आई हैव टू रेफर द चाइना स्टडी, द बिगेस्ट एवर स्टडी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज़। ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज़ के बीच का जो कनेक्शन है, उसका सबसे बड़ा जो स्टडी है, जिसे बोलते हैं चाइना स्टडी, जो 2005 में रिलीज़ हुई थी। उस स्टडी के अनुसार कोई भी इंसान अगर होल प्लांट फूड इन इट्स नेचुरल स्टेट में अगर खाने लगे, तो कुछ एक दिनों में ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उससे वो आज़ादी पा सकता है। लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूँ 3 सिंपल स्टेप में, हाउ टू इम्प्लीमेंट द चाइना स्टडी रिकमेंडेशन इन योर लाइफ इन 3 स्टेप, सो दैट यू कैन बी फ्री ऑफ lifestyle disease including hypertension, including diabetes, including heart disease within few days. Those 3 steps are, as you can see on the screen. Step 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स।
कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kinds of fruits of your choice. एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट? नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठें 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, सो ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज़ माई बॉडी वेट इज़ 70 kg into 5, दैट इज़ 350 grams और मोर, या फिर उससे ज़्यादा, 3 to 4 kind of vegetable. दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना है? जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज़ मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल हैं। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। Plate 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want, right? So ये तीनों step, breakfast, lunch and dinner, right? So ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज़ मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज़ जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज़ छोड़नी है। और हाँ, एक चीज़ और जोड़ लीजिए, रोज़ अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाइए। 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन, दैट बिकम्स योर स्टेप 3। इफ़ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, अगर आप ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, सो विद इन द फर्स्ट 3 days योर ब्लड शुगर विल स्टार्ट कमिंग टू नॉर्मल, यानी कि यू विल बी फोर्स टू स्टॉप द मेडिकेशन, यू विल बी फोर्स टू टेपर द इंसुलिन। अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या ख़त्म नहीं किया, सो यू मे लैंड अप इन ए हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, एंड दैट इटसेल्फ इज़ वेरी डेंजरस। विद इन द फर्स्ट 7 days योर ब्लड प्रेशर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। विद इन 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो ख़त्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं। पहले 3 बार रुकना पड़ता था, तो आपको 1 बार भी रुकना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी। वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सो that will happen within the first 1 month. Your angina will go, your heart disease will go, that abnormal heart sound will also vanish, right? So that you can expect within 1 month. Within 2 months your thyroid will become normal, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड विद इन द फर्स्ट 3 months आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI
ये इन ए हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 स्टेप्स। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज़, बॉडी वेट हर एक में फ़ायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है। मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ़ होना है, मुझे क्या करना है। आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए। वो नहा के साफ़ सुथरा हो क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है। अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन उसमें भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है। यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आप लोग आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में एक दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो एक दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat। लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन, वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में एक बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द social celebration also and you are enjoying the good health also। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।